जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का इंट्रोडक्शन दिया था, स्टेप्स थे। तो पैटर्न रिकॉग्निशन जैसे मैं बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करने के लिए हम पैटर्न रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। और रिकॉग्नाइजर जो रहता है वो कुछ ट्रेनिंग्स डेटा के हिसाब से एक बाउंड्री बनाता है और बाउंड्री के हिसाब से कुछ रीजन्स बनते हैं और उन रीजन्स में क्लासिफिकेशंस होता है। अगर आपने नया कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो उसमें से जिन फीचर्स को ले करके आपका बाउंड्रीज बनाए गए हैं या क्लासिफिकेशन रीजन बनाए गए हैं, उन फीचर्स को ही देखते हुए नए ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करते हैं उस प्लॉट में। जितने नंबर ऑफ फीचर लेंगे उतने डायमेंशन में आपका प्लॉट होगा और जिस पॉइंट पे आएगा नया ऑब्जेक्ट उन फीचर के हिसाब से वो पॉइंट बताएगा कि किस क्लास में आ रहा है। कुछ स्टेप्स थे। स्टेप्स जैसा मैं बताया था कि रिकॉग्नाइजर बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेंस करेंगे, अपने मतलब का डेटा निकालेंगे, बेस्ट फीचर निकालेंगे, बेस्ट फीचर के हिसाब से आप फिर बाउंड्रीज बनाएंगे और बाउंड्रीज के हिसाब से जब आपको नया ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन। तो स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? जैसा कि नाम बता रहा है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज़र को बनाने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रिकॉग्नाइज़र की हेल्प से किसी क्लासिफिकेशन में करने के लिए क्या क्या स्टैटिक्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्नाइज़र। जैसे मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, SPR is use statics to learn from एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल की हेल्प से आप स्टैटिक्स यूज़ करेंगे। यानी स्टैटिक्स को किस में यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल्स में। और उससे आप लर्न करेंगे कि अगला अगला ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसको कहाँ क्लासिफाई करना है। तो क्या होता है ये देखिए, इट मीन्स टू कलेक्ट ऑब्जर्वेशंस स्टडी एंड digest them in order to info concept that can be applied to new unseen observation। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स टू कलेक्ट ऑब्जर्वेशंस। आप ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कीजिए, यानी फीचर्स को कलेक्ट कीजिए जो चाहिए, स्टडी उसको स्टडी कीजिए, एंड डाइजेस्ट देम यानी कि उसके हिसाब से आप कुछ इन्फो कॉन्सेप्ट निकलिए, एंड डाइजेस्ट देम इन ऑर्डर टू इन्फो कॉन्सेप्ट यानी कुछ कॉन्सेप्ट बनाएं कि हाँ हाँ ये फीचर्स रहेगा तो किस क्लासिफिकेशन में जाएगा। दैट कैन बी अप्लाइड टू न्यू अनसीन ऑब्जर्वेशंस। अब आपने जो नया कॉन्सेप्ट बनाया है या नए फीचर के हिसाब से आपने जो बाउंड्रीज बनाई है क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसको यूज़ करेंगे अनसीन ऑब्जर्वेशंस के लिए। यानी कि जिन डेटास को, जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने नहीं देखा है, अब उसमें से आप फीचर्स निकालेंगे और इस इन्फो कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये तो आपका पहला हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है देखते हैं।
recognition is done by classify the input classify the input in predefined categories in predefined categories। तो क्या लिखा, रिकॉग्निशन इज डन, यानी कि रिकॉग्निशन यानी आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बाय क्लासिफाई। रिकॉग्निशन कैसे होता है, बाय क्लासिफाई द इनपुट इन प्री डिफाइंड कैटेगरीज। तो इसके पहले जो आपने इन्फो कॉन्सेप्ट बनाया था, जिस हिसाब से आपने कैटेगरीज बनाई थी, आप नए इनपुट पे वही इन्फो कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसके हिसाब से आप प्री डिफाइंड कैटेगरीज जो बनाई गई हैं उसके किसी एक कैटेगरी में न्यू ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसके फीचर के हिसाब से। तो यही आपका होता है क्लासिफिकेशन, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस अप्रोच ईच पैटर्न is represented in term of D features and viewed as a point in D dimension space। जैसा मैं बताया था वही चीज़ लिखा है, इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करते हैं, ईच पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ डी फीचर्स, यानी कि आप जितने भी पैटर्न आप लेंगे, मतलब जिस पैटर्न के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, वो पैटर्न के हम डी फीचर्स लेते हैं, डी नंबर ऑफ फीचर्स। अगर आप डी नंबर ऑफ फीचर्स लिए हैं तो एंड व्यू एज अ पॉइंट इन डी डायमेंशन स्पेस। तो डी डायमेंशन स्पेस में ही आप उसको देखेंगे, मतलब कि जितने नंबर ऑफ फीचर्स लेंगे उतने नंबर ऑफ डायमेंशंस लेंगे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट, किसी ऑब्जेक्ट को उस डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि डी फीचर है, डी डायमेंशन है, और डी डायमेंशन में ही आप ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे डी फीचर के हिसाब से। तो ये आपका अगला पॉइंट था। इसका अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। गोल is to choose those features that allow pattern vectors belonging to different categories and disjoint regions in a d-dimensional फीचर स्पेस। तो ये क्या लिखा है,
Goal is to choose those features that allow pattern vectors belonging to different categories and disjoint regions in a d-dimensional feature space. आपका गोल ये रहेगा कि आप ऐसे फीचर्स को लें किसी ऑब्जेक्ट्स में से या ट्रेनिंग एग्जांपल्स में से जिन फीचर्स की मदद से आप डिफरेंट कैटेगरीज को बना सके, डिफरेंट डिसजॉइंट रीजन्स बना सकें डी डायमेंशनल स्पेस में। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में आपके डिफरेंट फीचर्स होंगे, मतलब बहुत ढेर सारे फीचर्स होंगे, लेकिन हमको केवल उसके वही फीचर लेने हैं जिसके हिसाब से हम डिसजॉइंट रीजन्स बना सकें किसी अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो हम अगर डी नंबर ऑफ फीचर्स लेंगे तो डी नंबर ऑफ डायमेंशन में उन सारे कैटेगरीज को दिखाएंगे जो कि डिसजॉइंट रहेगा, जहाँ पे कैटेगरीज इजीली आपको दिखाई जा सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ह्यूमन का ही लिया था, गर्ल्स एंड बॉयज़ में अगर डिफरेंस करना है तो अगर आप फीचर 2 हैंड एंड 2 लेग्स ले लेंगे तो वो आपको डिसजॉइंट रीजन नहीं दिखाएगा, क्योंकि हर ह्यूमन के पास 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। बट अगर हाइट और वेट ले रहे हैं तो गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरेटिवली गर्ल्स का वेट और हाइट कम होता है, तो उसके हिसाब से 2 डिसजॉइंट रीजन्स बन सकते हैं जो इनकी दोबारा कैटेगरी कर सके न्यू डेटा के लिए। तो ये गोल हो गया आपका। अब अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका given a set of training pattern from each class the objective is to establish decision boundaries in feature space with separate pattern belonging to different class। ये क्या लिखा है, given a set of training pattern from each class the objective is to establish decision boundaries in feature space with separate pattern belonging to different class। तो क्या होता है स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन में, अगला पॉइंट क्या है कि हर क्लास के लिए आपको ट्रेनिंग पैटर्न या ट्रेनिंग डेटा दिया रहेगा और उस ट्रेनिंग पैटर्न के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप डिसीजन बाउंड्रीज बनाएं। ठीक है, आप डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे कितने डायमेंशन में, डी डायमेंशन में, यानी कि इन अ फीचर स्पेस, यानी कि जितने फीचर होंगे उतने स्पेस में आप बनाएंगे विथ सेपरेट पैटर्न्स, मतलब अलग अलग पैटर्न्स जो है वो अलग अलग क्लास को दिखाए। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास ट्रेनिंग डेटा कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, W0 और WY, ठीक है। तो W0 वाला जो ट्रेनिंग डेटा है वो किसी एक क्लास के लिए अलग होगा और WY वाला जो ट्रेनिंग डेटा है वो अदर क्लास के लिए होगा, और इन्हीं दोनों ट्रेनिंग डेटा की मदद से हम कोई बाउंड्री बनाएंगे और वो बाउंड्री किस में बनेगा, डी फीचर स्पेस में, यानी कि डी डायमेंशन में बनेगा।
और इसी बाउंड्री के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जब आपको नया कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसका जो पैटर्न है, यानी उसके फीचर के हिसाब से उसका जो पैटर्न बन रहा है, वो आपका किसी एक क्लास में ले जाके पॉइंट आउट होगा, दिखाएगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है, इन स्टैटिकल डिसीजन theoretical approach the decision boundaries are determined by probability distribution। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में आपका ये कह रहा है कि इन स्टैटिकल डिसीजन थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी कि स्टैटिकल डिसीजन यानी स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या अप्रोच रहता है कि द डिसीजन बाउंड्रीज आर डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग डेटा दिया गया है तो वो डेटा कहाँ लाई करेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं डी डायमेंशन स्पेस में, और उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही आप डिसीजन बाउंड्रीज बनाते हैं। यानी कि आप ये बताते हैं कि अगर डी डायमेंशन स्पेस में कोई पॉइंट किसी जगह पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट कौन से क्लास में आएगा, दैट इज डन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको नया अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो नया ऑब्जेक्ट भी क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ही उसको कहीं हम पॉइंट आउट करेंगे और उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये पॉइंट कौन से रीजन में आ रहा है और उस रीजन में किस क्लास को ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल इज डिवाइडेड into two major modes of operations: ट्रेनिंग, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो मॉडल है आपका, दो जो आप मॉडल बनाएंगे रिकॉग्नाइजर, मतलब जो आप रिकॉग्नाइजर बनाएंगे उसका जो मॉडल है वो बेसिकली दो मोड में काम करता है, दो मोड ऑपरेशंस में। एक होता है ट्रेनिंग और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। तो ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, ट्रेनिंग पार्ट में हम हम रिकॉग्नाइजर बनाते हैं ट्रेनिंग वाले पार्ट में, यानी कुछ डेटा लेकर के, ट्रेनिंग डेटा लेकर के अलग अलग कैटेगरीज का, अलग अलग क्लासेस का हम बाउंड्रीज बनाएंगे, रीजन्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग वाले फेज में होगी, ट्रेनिंग वाले मोड में। और जब रिकॉग्नाइजर बन जाएगा तो फिर क्लासिफिकेशन वाला मोड आपका यूज़ होगा, यानी कि नए डेटा के लिए जो आपको नया डेटा दिया जाएगा वो आप क्लासीफाई करेंगे ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से जो रिकॉग्नाइजर बना है उसमें।
तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम कैसा है। प्रोसेसिंग, फीचर मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, या कह सकते हैं सिलेक्शन, लर्निंग, देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो अपर वाला पार्ट है यानी जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्लासिफिकेशन वाले मोड में डाल रहे हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ट्रेनिंग वाले मोड में डाल रहे हैं। तो जैसा मैं बताया था, ट्रेनिंग मोड में क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग डेटा दिया गया है उसका प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पहले उसका प्रोसेस कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं क्या है ये, ठीक है। देन फीचर एक्सट्रैक्शन या सिलेक्शन, हाँ उसमें से आप बेस्ट फीचर निकाल रहे हैं जिसके हिसाब से कैटेगरीज ऐसी बने कि जिनके बीच में बाउंड्रीज बन सके, यानी कि डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग कैटेगरीज को रखा जा सके। अगर डी डायमेंशन ऑफ आप फीचर सेलेक्ट किए तो डी डायमेंशन में वो आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन होता है लर्निंग। लर्निंग वाले पार्ट में क्या है कि लर्न फीचर एक्सट्रैक्शन तो हो ही रहा है, लर्निंग वाले पार्ट में ही बाउंड्रीज बन रहे हैं, रीजन्स बन रहे हैं और आपके क्लासेस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग वाली पार्ट में हो रहा है, यानी कि आपने रिकॉग्नाइजर बनाने का काम इस वाले पार्ट में किया है। डेटा लिए, प्री प्रोसेसिंग किए, उसमें से बेस्ट फीचर सेलेक्ट किए और फीचर के हिसाब से आपने क्लासेस डिफाइंड कर दिया है। अब आपके पास प्री डिफाइंड क्लासेस हैं डी डायमेंशन में। अब क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको जब नया डेटा दिया गया है तो जैसे आपने प्री प्रोसेसिंग की थी उसी हिसाब से उसको भी आप प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करके उसमें से आप वो फीचर्स देख रहे हैं जिन फीचर के हिसाब से पहले क्लासिफिकेशन किया गया था। तो अब इनके फीचर्स को लेकर के फीचर्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, जिन फीचर्स को आपने लिया हुआ था वही फीचर्स नए वाले ऑब्जेक्ट से देख के उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, और मेजरमेंट करके उसको पॉइंट यानी उस पॉइंट को आप दिखा रहे हैं डी डायमेंशन बाउंड्रीज में, और जहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है उस क्लास में उसको दिखाया जा रहा है और वहाँ उसका क्लासिफिकेशन हो जा रहा है लर्निंग के हिसाब से। लर्निंग में ही आपने क्या किया था, क्लासेस डिफरेंट बनाई थी। तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम हो गया है।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें तो अगर हमने W0 और WG, अगर आपने दो वेट लिए हुए थे पहले, तो उसी के हिसाब से आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था जिसमें बाउंड्री बनी थी। तो यहाँ तक का पार्ट तो लर्निंग वाला हो गया था। ये वाला जो रीजन था ये आपके बॉयज़ में आ रहा था, नीचे वाला रीजन जो था वो आपका गर्ल्स में आ रहा था। ठीक है, तो क्लासेस आपने डिफाइन कर दी थी। अब प्री प्रोसेसिंग में आपको नया कोई ऑब्जेक्ट दिया गया, कोई ह्यूमन दिया गया, उसका आपने वेट देखा और हाइट देखा, तो हाइट और वेट इस तरह से बना हुआ था। आपने उसके फीचर्स को देख करके यहाँ पॉइंट आउट कर दिया, और ये वाला पॉइंट किस में आ रहा है, गर्ल्स वाले रीजन में आ रहा है, तो क्लासिफिकेशन आपका हो गया है। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था। तो स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजर का क्या काम होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में अभी बताई है। तो एक बार और हम जरा रिवीजन कर लेते हैं पिछले पार्ट को, अब तक क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, उसमें डिफरेंट हमने स्टेप्स पढ़े हुए थे, तो स्टेप्स उसमें दिए हुए थे। जिस तरीके का आपने स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजर जो स्टेप्स दिखा है, उसी तरह का स्टेप्स आपके पैटर्न रिकॉग्नाइजर में बताया गया था कि ट्रेनिंग डेटा दी जाएगी, ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से आप क्लासिफायर बनाएंगे, और नए डेटा में आप ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से जो क्लासिफायर बनाएंगे उसके हिसाब से आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, और वहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें कौन कौन सा फीचर एक्सट्रैक्ट करना है। हमें ऐसा फीचर एक्सट्रैक्ट करना है जो कि बाउंड्री बना सके दो क्लासेस के बीच में, और ध्यान रहे कि जो सेम क्लास में आएंगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स, उनके फीचर्स बहुत करीब करीब होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और जो डिफरेंट क्लासेस में आएंगे उनके फीचर्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फॉर अवे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताई गई थी। ठीक है, तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मेन चीज़ ये थी कि स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजर में आपको मेन चीज़ यही बताना था कि हम क्या क्या स्टैटिक्स यूज़ करते हैं, किन किन स्टैटिक्स को यूज़ करेंगे किसी भी रिकॉग्नाइजर को बनाने के लिए। तो स्टैटिक्स सेम तरीके से बताया गया था जैसे अपने स्टेप्स बताया था कि क्या क्या फीचर लें, कैसे करें। दूसरी चीज़, हम एग्जांपल्स अगर देखेंगे पैटर्न रिकॉग्नाइजर का, अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट आपके एग्जांपल्स में आएंगे, जो कि क्लासिफिकेशन डिफरेंट फिंगरप्रिंट के हिसाब से डिफरेंट किया जाता है। डीएनए सीक्वेंस हो जाएगा, डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस होता है डिफरेंट ह्यूमंस के लिए, तो इसका एग्जांपल डीएनए सीक्वेंस भी हो सकता है। तीसरा जो एग्जांपल होगा इसका, वो हो सकता है आपका वर्ड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उसको आपका गूगल असिस्टेंट रिकॉग्नाइज करता है और उसके हिसाब से आपको आउटपुट देता है। इसके बाद आपके हो सकते हैं और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजर के। अगर आप देखेंगे तो अदर एग्जांपल में होगा आपका ह्यूमन फेस हो सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस हो सकता है। तो ह्यूमन फेस भी सबके अलग अलग होते हैं, तो ह्यूमन फेस अलग अलग हिसाब से, जैसे अगर बॉयज़ और गर्ल्स का ही अगर ह्यूमन फेस के हिसाब से हम रिकॉग्नाइजर करें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट हेयर कट डिफरेंट होता है बॉयज़ की गर्ल्स के कंपेरिजन में। एज शॉर्ट होता है ज़्यादातर, आप बियर्ड होते हैं उनके, तो इस तरीके से आप फेस को रिकॉग्नाइज करके डिफरेंट कैटेगरीज में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एमआरआई होता है, मेडिकल एमआरआई में आप क्या करते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पे आप किसी भी बॉडी के पार्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके फीचर्स को देखते हैं और उनके फीचर के हिसाब से उसको उस क्लास में डालते हैं जिसमें वो आएगा। अगर वो नॉर्मल क्लास में आएगा तो उसको नॉर्मल आप दिखाएंगे, अगर वो आएगा किसी डिजीज़ के क्लास में, एनलार्ज है, कोई ऑर्गन आपका एनलार्ज है तो उसको एनलार्ज वाली क्लास में डालेगा, माइल्ड है तो माइल्ड एनलार्ज में, अगर ज़्यादा आपका एनलार्ज है तो ज़्यादा एनलार्ज में। तो इस तरीके से दिखाता है। तो मेडिकल डायग्नोसिस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक लास्ट चीज़ और है कि पैटर्न रिकॉग्निशन में भी सेम तरीके से आपकी, जैसे मशीन लर्निंग में आपके
डिफरेंट सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उस तरीके से भी पैटर्न रिकॉग्निशन का डिफरेंट काइंड है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जैसा मैं बताया था कि लेबल्ड डेटा होते हैं, अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल्ड डेटा होते हैं, और सेमी सुपरवाइज्ड में कुछ लेबल्ड डेटा होंगे, कुछ अनलेबल्ड डेटा होंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड की गई थी आपकी, क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको लेबल डेटा है तो पहले से पता रहेगा कौन से क्लास में डालना है, तो आप जो भी आपको नया ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको आप सेंस करेंगे और उसके हिसाब से उसको क्लास में डालेंगे। रेग्रेशन क्या था, रेग्रेशन में जहाँ वैल्यू होता है, वेट होता है या डॉलर होता है, जहाँ वैल्यू दी रहती है उसके हिसाब से होता है। देन आपका सेमी सुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं होता था क्योंकि पहले से लेबल डेटा नहीं है, तो क्लस्टरिंग का यूज़ करते थे। एसोसिएशन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे आपका सपोज एक एक पार्ट दूसरे से एसोसिएटेड हो, जैसे कि बैट है तो बॉल, बैट बॉल एक साथ ही एक जगह आप रखेंगे, एक दूसरे से एसोसिएशन है, वहाँ यूज़ करते हैं। और सेमी सुपरवाइज्ड जैसे बताया था जिसमें कुछ लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।